वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर जो सियासी महाज है और उसके ऊपर जो तेज़ी से एक तब्दील होने वाली सूरत हाल हमारे सामने है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको दोबारा शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसकी सीनियर क़यादत इस वक्त लंदन में मौजूद है, जहां कह रहे हैं कि बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं। और इत्तला ये भी आज आ गई है कि नवाज़ शरीफ साहब को जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो एक दफ़े फिर मिल गया है। और अब ऑब्वियसली क़यासरा ये हो रही है कि अगर पासपोर्ट की इत्तला पब्लिक कर दी गई है तो इसका मतलब ये है कि वो अब पाकिस्तान वापस आने का उनका प्लान भी बन गया है। इसके साथ साथ जो वहाँ मुलाकातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के जो हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ मुलाकातों में बहुत अहम इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं। नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो, इंतखाबात हो, इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च हो या महंगाई, ये सब इश्यूज़ जो हैं वहाँ डिस्कस हो रहे हैं। इसी तनाजुर में एक और जो बड़ी ख़बर वो ये कि DGISPR की तरफ से अब ये बयान जारी कर दिया गया है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ क़मर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने अपनी जो अलविदाई दौरे हैं मुख्तलिफ वो शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आज इसी हवाले से सियालकोट और मंगला कोर का दौरा किया। ISPR का ये जो बयान आया है ये कैसे वक्त में सामने आया है जब काफ़ी दिनों से ये क़यासराई हो रही थी कि क्या जनरल बाजवा को ही तौसी दी जाएगी या नया आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट होगा। और बहुत से लोग जो हैं जो एक गैर यकीनी है हमारी सूरत हाल सियासी, उसको भी लिंक कर रहे थे इस अपॉइंटमेंट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हफ्ते के वक्फे के बाद अपना लॉन्ग मार्च जो है उसको दोबारा शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने वज़ीराबाद में वीडियो लिंक से ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च की जो इस्लामाबाद आमद है वो उसको ख़ुद ही उसका फ़ैसला करेंगे कि वो कब होगी। उन्होंने कहा कि उनको जल्दी नहीं है इस हवाले से, मगर ये भी वाज़े किया कि लॉन्ग मार्च रुकेगा नहीं और जारी रहेगा। इसके साथ साथ एक दफ़े फिर उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उनको इसकी इत्तला जो है सितंबर में ही मिल गई थी। उन्होंने इसका इशारा भी अपनी जो 24 सितंबर का जलसा था उसमें कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि वो जो लोग मुलव्विस थे या जो लोग प्लानिंग में मुलव्विस थे जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है वो उनके नाम भी पब्लिक कर देंगे। क्या अब जो ये गैर यकीनी है सियासत में ये ख़त्म होने की तरफ जा रही है? क्या सचमुच एक मंतकी अंजाम की तरफ ये सारी सिचुएशन जा रही है या अभी ये यूं ही एक क्राइसिस जो है ये चलता रहेगा? इस पे हम करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, सर ये बताएं कि ये जो आप लोगों ने इतनी एक हम कह सकते हैं मिस्ट्री क्रिएट की हुई है लॉन्ग मार्च पे, हफ्ते के बाद शुरू हुआ, ये नहीं बताएंगे कि ख़त्म कब होना है, इस्लामाबाद कब पहुंचना है। सर ये कैसा लॉन्ग मार्च है? इसको आप क्यों माओ ज़ेडुंग की लॉन्ग मार्च की तरह लंबा किए चले जा रहे हैं? थैंक यू सो मच जी। देखिए बीबी, जो एक हफ्ता पहले जिस किस्म के मामला हुए थे जब खान साहब के ऊपर ये कातलाना हमला हुआ था, ऑब्वियसली उस वक्त तो प्लान्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि खान साहब ने एज ऑन टुडे, मतलब आज जुमेरात की रात को रवात पहुंचना था जो कि पिंडी के बिल्कुल करीब है, और कल सुबह उन्होंने पिंडी के थ्रू यानी कि जो मरी रोड है उस पर सफर करते हुए और जुमे की यानी कि कल शब को उन्होंने इस्लामाबाद 0 पॉइंट ये फैजाबाद के करीब पहुंच जाना था। और हमारे जितने काफिले थे जो कि पूरे पाकिस्तान से आने थे वो जुमेरात की रात यानी आज रात को हमने रवाना होना था और कल दोपहर के जुमे की नमाज हमने इस्लामाबाद में पढ़नी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाकया पिछले एक हफ्ते पहले हुए उसकी वजह से चीज़ों को थोड़ा सा हौच पौच हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काफिला वहीं से शुरू हुआ है जहां से खान साहब की अल्लाह ने हयाती रखी, जहां वजीराबाद पे रुका था। आज हमारी जो लीडरशिप है जो कि वाइस चेयरमैन है और सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने वहां से लीड किया कारवां को ताकि कारवां का आगाज किया जाए। आपके जैसे नॉलेज में है कि खान साहब की जो लेफ्ट लेग है
उसमें जो फ्रैक्चर्स हैं वो इतने सॉरी राइट लेग में जो फ्रैक्चर्स हैं वो इतने हो चुके हैं कि उसकी हड्डी की वजह से उनकी मूवमेंट जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। सो जब तक उनका प्लास्टर नहीं उतरता वो शायद चल ना सके। सो हम ये इंतजार करेंगे, इधर से हमारा लॉन्ग मार्च चलेगा, इधर से इंशाल्लाह खान साहब को अल्लाह रूबे सेहत करेगा, और जैसे ही वो पिंडी के नजदीक पहुंचेंगे, उम्मीद है नवंबर के आखिरी हफ्ते में खान साहब पिंडी में आके ज्वाइन करेंगे, जहां से पूरे पाकिस्तान नहीं से तो काफिले, सर जब चाहे तक वो वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप लोग मतलब कि जीटी रोड पे ऊपर नीचे होते रहेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना थोड़ा चीजों को अंडरस्टैंडिंग में समझा दूं आपके लिए और आपके कारीम के लिए कि जो वजीराबाद का काफिला है वो इस वक्त वजीराबाद से चल पड़ा है और इसी तरह जीटी रोड पे चलता रहेगा। एक काफिला है जो कल सुबह फैसलाबाद से अपना सफर शुरू करेगा अच्छा और वो सर सरगोदा के रास्ते पिंडी की मैं तरफ ज़ुबैर आएगा। साहब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। माफ़ करिएगा सेनेटर साहब आपकी बात काटी है, ज़ुबैर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर कम बैक टू यू विद द क्वेश्चन ऑन द लॉन्ग मार्च। जी ज़ुबैर साहब सर वेलकम टू द शो। ज़ुबैर साहब बताइएगा, थोड़ी देर पहले ये इत्ला आई है कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया है, तो सर अब क्या हम इससे ये समझें कि उनका जो अब फैसला है या उन्होंने तैयारी पकड़ ली है पाकिस्तान लौटने की? जी जाहिर है पासपोर्ट तो इसीलिए लिया जाता है ना कि ट्रैवल पर्पसेस के लिए, तो वो उनको मिल गया है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो पाकिस्तान वापस आएंगे। सर डॉक्टर्स ने पीटीआई और बाकी सब ने इजाज़त दे दी, उनकी सेहत अब ठीक हो गई है, वैसे भी कोई ख़तरा नहीं है, वो वापस आ रहे हैं। तो सर क्या हम ये समझें कि इलेक्शंस जो हैं अब आप लोग जल्द करवाने का सोच रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें को उस तरह से तो इम्पोर्टेंट है कि नवाज शरीफ लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन पीएमएलएन की तरफ से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन से 3 महीने पहले भी आ सकते हैं, 4 महीने पहले भी आ सकते हैं, राइट एट दैट टाइम जब इलेक्शंस अनाउंस हों उस वक्त भी आ सकते हैं। तो दैट ऑब्वियसली अभी तक इसका सही फैसला नहीं हुआ और डिज़ोल्व करने के हवाले से तो अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। अच्छा ज़ुबैर साहब ऑब्वियसली सर कल जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब लंदन पहुंचे और उनकी मुलाकातें शुरू हुई तो बहुत क़यास राई हुई। आज कुछ इतला इस तरह की थी, ख़बरें थीं कि जी नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया कि कोई इमरान खान साहब का दबाव एक्सेप्ट किया जाए, कोई अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाए। मगर साथ साथ सर इस तरह की भी बहुत इतलात आई हैं कि कोई एक इंटरिम गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, इस तरह का कोई प्रपोजल रखा गया नवाज शरीफ साहब के सामने, मगर उन्होंने उसको भी मुस्तरद कर दिया। देखें ये जाहिर सी बात है, जो अंदर की बात होती है वो अंदर ही रहनी चाहिए और ये तो सेंसिटिव मामलात हैं। सारी तो टीवी चैनल्स पे डिस्कस हो गई, अंदर की बात कहाँ है? नहीं, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पर किसी ने कंफर्म तो नहीं किया ना, हुकूमत की तरफ से तो किसी ने, पीएमएलएन की तरफ से तो किसी ने कंफर्म नहीं किया कि जी एक केयर टेकर सेटअप आने की बात हो रही है और वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। एक्सटेंडेड पीरियड भी किसने अलाउ करना है? एज फार एज आई अंडरस्टैंड वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करना है। जो मैंडेटरी पीरियड है वो तो 2 महीने और 3 महीने डिपेंडिंग ऑन वेदर द असेंबली हैज़ कंप्लीटेड इट्स टेन्योर। तो अगर एक्सटेंडेड का तो मतलब ये है कि उस 3 महीने से आगे करने की बात अगर है तो उसके लिए तो अप्रूवल लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो अंदर कमरे में बैठ के कैसे फैसला कर सकते हैं कि जी एक्सटेंडेड पीरियड एंड फॉर व्हाट? बिल्कुल ठीक। सेनेटर साहब सर यही सवाल आपसे, मतलब कि जिस तरह की इतलात गुज़िश्ता शाम को आई तो उससे ये लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी ये प्रपोज़ल आया है कि एक एक्सटेंडेड इंटरिम केयर टेकर सेटअप हो जाए और उसके बाद कुछ अरसे के बाद इलेक्शंस हो। सर आप कुछ हमें तफसील बता सकते हैं इस हवाले से, क्या खान साहब के पास कोई ऐसा प्रपोज़ल आया और अगर आया तो उनका रिएक्शन क्या था? आई थिंक ऐसा कोई प्रपोजल हमारे पास तो खैर कोई नहीं आया, और अगर कोई आया भी सही, वेरी लॉजिकली स्पीकिंग इसमें कोई ऐसा रैशनल नहीं है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए। फॉर व्हाट रीजंस? मतलब पाकिस्तान में क्या इलेक्शन कमीशन के पास फंडिंग नहीं है इलेक्शन कराने की, या जनरल इलेक्शन के लिए माहौल ऐसा मौजूद नहीं है? कोई एक पॉसिबल रीजन तो ना, या किसी की जंग में पड़ी हुई कौम, ऐसा कोई भी पाकिस्तान में कोई एबनॉर्मल किस्म के सर्कमस्टांसेस तो है नहीं कि जिस वजह से इस तरह का कोई लंबा इंटरिम सेटअप है। तो ये जरूर हो सकता है किसी जगह पे कोई टाइम के ऊपर बात हो रही है, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि जो अपने पासपोर्ट वाली बात
नवाज शरीफ को पासपोर्ट इशू कर दिया, ना सिर्फ एक नॉर्मल पासपोर्ट बल्कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। आई मीन एक शख्स के ऊपर इस वक्त 7 साल 10 साल की सजा जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। पिछले 2.5 साल से वो इलाज के लिए लंदन बैठा और आज अचानक उनको एक पासपोर्ट इशू कर दिया जाए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फॉर 5 years सो ही कैन ट्रैवल बैक। आई मीन 2.5 साल में वो इलाज किधर गया? मरियम नवाज शरीफ की वो जो स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि उनकी जान को खतरा है, वो स्टेटमेंट्स किधर गई? अचानक आउट ऑफ नोवेयर अगर ये खैर लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है तो वो एक अलग इशू है कि जी एक लेवल प्लेइंग फील्ड शायद नून लीग को दिए जा रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल स्केयर नहीं है, बट लॉ कानून की जो एक सिचुएशन है, ये अगर आप इजाजत दें तो जुबैर साहब से ये पूछते हैं, जुबैर साहब लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है इसलिए नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इसलिए उनको पासपोर्ट मिल गया, एकदम प्लान भी बन गया? लेवल प्लेइंग फील्ड तो होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख मेरा ख्याल है रिसेंट तारीख भी सर पहले लेवल प्लेइंग फील्ड डिफाइन तो करें। मैं डिफाइन कर देता हूँ। जिस तरह 2018 में इलेक्शन करवाए गए थे, पहले सज़ाएं दिलवाई गई, कन्विक्शन की गई ज़बरदस्ती, सुप्रीम कोर्ट की वो जो उस वक्त जजेस बैठे थे जिन्होंने 2 नंबर करते हुए कि जी नैब को कई इतने अरसे में फ़ैसला भी सुनाना है। कभी आपने सुना है पाकिस्तान की तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट नैब को कह रही है इतने अरसे में फ़ैसला सुनाना है, विच मेंट कि 2018 जुलाई से पहले फ़ैसला आ जाना चाहिए ताकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल के अंदर हों, जैसे कि हुआ। डैट इज़ नो लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भरपूर अंदाज में हिस्सा ले सकें, उनकी लीडरशिप कैंपेन लीड कर सके। डैट इज़ लेवल प्लेइंग फील्ड। इसमें कोई दो चीज़ें नहीं है। ये हमेशा -1 और -2 की जो बातें होती हैं ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होती हैं। अगर पीटीआई को कोई डर खौफ नहीं है, अगर वो समझते हैं कि जी हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो उनको मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। नवाज शरीफ को कैंपेन लीड करनी चाहिए और फिर सियासी मैदान में जो भी जीते उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। सब सर गुफ्तगू करें मोहम्मद जुबैर साहब से और सेनेटर अब्बास भप्पी साहब से और हम उनसे बात करें जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है। सेनेटर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड असाइड, आप लोग भी तो सब यही कह रहे हैं, यही कयासराई हो रही है कि आप लोग अपना लॉन्ग मार्च डिले करें क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग जब तक पिंडी पहुंचे नए आर्मी चीफ अनाउंस हो जाए। अच्छा, ये वैसे थोड़ा सा एक और नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हमारा लॉन्ग मार्च को आर्मी चीफ की नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। सर आज मुझे आज तारीख दे दें तो मैं कहती हूँ कि मैं इस नैरेटिव पे सवाल पूछना छोड़ दूंगी। अच्छा, तारीख मैं आप बता दें कि आप किस वजह से। हाँ नहीं सर, आप बिल्कुल हमें मंतक देना कि आप लोग क्यों लॉन्ग मार्च को इतना डिले करें, क्यों नहीं तारीख देती। मतलब आप ये पूछ रही हैं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब पे ऊपर जो कातलाना बुज़दिलाना कातलाना हमला पिछले हफ्ते हुआ था, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च अब 2 हफ्ते या 10 दिन लेट हुआ, तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात? आई मीन वेरी सेंसिबल, ये हमने प्लान किया था। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जैसे जुबैर साहब फरमा रहे थे, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उसको पासपोर्ट दिया है नवाज शरीफ साहब को और वो पाकिस्तान आ जाए। ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें आपने वो पहले 17 पर्चे भी कर दिए हमारे लीडर के ऊपर, फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग का केस भी चला दिया, फिर तोशाखाना भी चला दिया, अभी तक दिल राजी नहीं हो, तो उसके बाद कातलाना हमले। लेवल प्लेइंग फील्ड को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि क्या हमने ये सोचा था कि हमारा जो ये मार्च है ये अक्टूबर से नवंबर से एंड पे चला जाएगा? ये हम ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते। ये तो मतलब इसमें तो अल्लाह की जात भी इन्वॉल्व है कि जिन्होंने खान साहब को लंबी उम्र बताती है। सो हम इस पे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। समहाउ जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्रिएट करते करते आहिस्ता उस तरह की तरफ जरूर जा रहे हैं। अब खान साहब का जो प्लास्टर डेट सोसाइटी अब वो हो जाती है 20 नवंबर को, मिसाल के तौर पे 20 नवंबर को। उसके 4 या 5 दिन के बाद अगर फॉर एग्जांपल नया आर्मी चीफ हो जाता है तो हमसे आप कैसे कोरिलेट करेंगे? हमारा लॉन्ग मार्च तो पिछले 6 महीने से प्लान था और खान साहब पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद एक दिन लॉन्ग मार्च लेके आऊंगा, और ये तब प्लान किया था जब 25 मई को इनकी हुकूमत थी। अब क्योंकि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, टाइम इज देयर, हमारा जो एक हकीकी आजादी का जो एक बयानिया है। आपकी गवर्नमेंट कहाँ है? आप लोग तो एक FIR नहीं रजिस्टर कर रहे हैं। अब ये कहना छोड़ दें कि पंजाब में हमारी हुकूमत है। अच्छा, ये जो FIR के जो मुहर्रिकात हैं यकीनन हम हेल्पलेस जरूर हैं, लेकिन उसमें पंजाब हुकूमत का कितना लेना देना, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। वो खुद कितने हेल्पलेस हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स की क्या हालात हैं, वज़ीर आला पंजाब के इस वक्त क्या हालात हैं, ये तो डिफाइन खुद भी करना पड़ेगा उन बेचारों के पास क्या बचा हुआ है। समहाउ जो चीजें जिस जगह पे हो रही होती हैं वो सबको पता लग रहा है। एक SHO पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से गायब है, DSP आपको वजीराबाद में मिल रहा, DPO साहब छुट्टी पे चले गए, आज तो IG पंजाब भी छुट्टी पे चला गया। यानी कि एक कातलाना छोड़ दो ना तुसी हुकूमत पंजाब दी क्यों ना आपके बैठे हो। आरफा मैं इस पर मेरा इसका क्वेश्चन है, इमरान खान ने को 50 दफा कहा है हुकूमत छोड़ने के बाद कि मैं ऐसी हुकूमत में नेक्स्ट टाइम, वो कहते हैं मैं तो हेल्पलेस था, मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी हुकूमत में आऊँगा ही नहीं।
जिसमें मेरे पास इख्तियारात ना हो, ये कहते हैं ना, फेडरल लेवल पर कहते हैं। तो पंजाब में आपके पास इख्तियारात नहीं है तो छोड़ दें। आज एग्जाम्पल कायम करें ना, अपने आने वाले जो वादा आज कर रहे हैं तो उसके लिए आज एग्जाम्पल दें कि देखें एक हफ्ता हो गया है, इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती थी। द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, जो आपका लीडर है, उसका एफआईआर आपकी हुकूमत के अंडर नहीं कट सकता। आपकी हुकूमत के होते हुए गुजरात की पुलिस, वजीराबाद की पुलिस आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। आपके थानों से वो वीडियो रिलीज हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। आप इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि आपके अंडर जो पुलिस थी, सिक्योरिटी थी, आपके अंडर जो एजेंसीज थी, वो क्या कर रही थी। वो चर्च पी के बैठी हुई थी। इजाज चौधरी साहब को तो एक दिन पहले पता चल गया था कि हमला होने वाला है। दूसरे दिन क्या किया था उन्होंने? उनसे कोई सवाल पूछा किसी ने? जुबैर साहब, वक्त बड़ा कम है, सेनेटर साहब को जवाब के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। जी सेनेटर साहब। जुबैर साहब के आप दे सकते हैं कि इस्लामाबाद में आप हुकूमत कर रहे हैं या आप अपनी ताकत के सर के ऊपर बैठे हुए? हम सबको पता है कि आपको किसने बिठाया। हम तो ये भी नहीं कहते ना कि हम छोड़ देंगे। हम ये तो नहीं कहते हम छोड़ देंगे। आप कहते हैं छोड़ देंगे। साहब किसने बिठाया इनकी हुकूमत को, हमें भी बता दें। जी जी, वो तो खुद जुबैर साहब खुद बता सकते हैं जी कौन बैठा हुआ है, किसकी ताकत पे बैठा हुआ है। इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। अब वेरी फ्रैंकली जब खान साहब ने ये बात की कि मैंने 3 लोगों पे कराना, तो आप समझते हैं उन लोगों ने इजाजत देनी थी? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें भी पता है। अब मसला ये है कि क्या ये हमारा लीगल राइट है या नहीं है, इस पे डिबेट की जा सकती है। हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये तो सारे पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान में कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता, कहां तक आपकी लिमिट्स है, हर बंदा डिफाइन कर रहा है। अब तो ये कोई जबान ज़द-ए-आम है, ये ऐसी कोई चीजें जो बच्चे बैठ के आपस में मुस्कुरा रहे हो, सबको पता है कि पाकिस्तान में कहां पे आपकी रेड लाइंस ड्राइंग। अब एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अब पिम्स में अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम हुआ, ठीक, पिम्स तो इस्लामाबाद गवर्नमेंट की टेरिटरी में आता। अगले दिन डीजी आए और डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा जी वो जो हादसा हुआ था अरशद शरीफ की शहादत का, वो हादसा ही था, कि ये नहीं कि वो जो पुलिस ने फायरिंग की थी वहां पे कीनिया ने, वो हादसा था। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास थी या हमारे डीजी आईएसपीआर को पता नहीं था? ये सवालात है, कौन कहां पे रिपोर्ट रख के बैठा हुआ था? कल रात को अचानक एक चैनल मैं जवाब दे दूं मैं जवाब दे देता हूं। जुबैर साहब जवाब दे जी, इनको इतराज था कि एक फौज का 3 स्टार जनरल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा था सियासी तौर पर। मेरा इनसे सवाल है कि सेनेटर साहब बात तो करने दें ना। सेनेटर बात करने दें जुबैर साहब को, वक्त बहुत कम है। सेनेटर साहब बात तो करने दें। सेनेटर साहब बात तो करने दें। अच्छा आप बताइए, आप बताइए। और भाई मैंने समझ आ गई आपके सवाल की। जी बताइए। आपके सवाल की समझ आ गई। आपको शदीद एतराज है ना कि वो 3 स्टार जनरल क्यों बैठे थे, और ये सही नहीं होता। वो जो 2 स्टार बैठे थे शहरियार अफरीदी के पास, तो उस वक्त आपने भंग पी भी थी। उस वक्त आपको नहीं ख्याल आया था कि इनका क्या काम है शहरियार अफरीदी के साथ। और दूसरे दिन वो वजीर आजम इमरान खान के पास बैठे थे शाबाशी लेने के लिए, और आपको उस वक्त नहीं पता चल रहा था जब इमरान खान साहब खुद आके कहते हैं कि हम एजेंसीज को कहते थे वोट लेने के लिए। और खुदा के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओन करें। यू हैव लेड द कंट्री टू दिस स्टेज, यू हैव लेड। आप फख्र करते थे एक पेज पर, आप फख्र करते थे कि जी हमारे साथ फौज है, आप फख्र करते थे हाइब्रिड सिस्टम पर। अब आपको समझ आ रही है कि ओहो ये क्या होता है, हमें वो वाली फौज चाहिए जो हमारी मदद करे, हमें हुकूमत में लेके आए और सहारा दे के रखे, सीढ़ी खींचे ना। अगर खींची सीढ़ी उन्होंने वो न्यूट्रल हो गए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। यू फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट रोल यू वांट फ्रॉम द मिलिट्री एंड देन कम क्लीन ऑन दैट। ये एक बात बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का। जी सेनेटर साहब, आई रन आउट ऑफ 30 सेकंड सर, आई क्लोज द सेगमेंट। जी सेनेटर साहब, जो कल पिम्स से रिपोर्ट रिलीज हुई है, जो कि दुनिया चैनल के पास एक एंकर ने रिलीज कर दिया है, क्या गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल था? क्या उसमें जो वो फोटोज दिखाए गए, क्या वो गवर्नमेंट जो में अपने आप को हुकूमत में कहती है? प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का, जिनकी हलाकत के बाद जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों में हुकूमत ने भी ये दावा किया है कि उनको एक टारगेटेड किलिंग जो थी उनकी की गई, और साथ में एक टीवी चैनल पर ये भी इतलात आई कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और उन्होंने तस्वीरें भी इसकी कुछ एयर की जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई। इस सारे हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इरम अब्बासी, ये वॉइस ऑफ अमेरिका की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, केन्या से सारे वाक़े पे रिपोर्ट करती रही हैं, और हमें ज्वाइन कर रही हैं मारिया मेमन साहिबा,
ये भी सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी इरम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप ऑब्वियसली यू वर रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड, आप केन्या में मौजूद थी। आपको अब तक वहाँ क्या सूरत हाल इस सारे हवाले से, वाक़े के हवाले से क्या डिटेल सामने आई हैं, जो आपके ख़याल में जो तहकीकाती टीम वहाँ मौजूद थी उसको भी उससे कुछ तफसील ज़्यादा पता चली होगी कि हुआ क्या आखिर? जी, मैं अभी भी इस वक्त मौजूद हूँ और जो कि 23 अक्टूबर को जब ये वाक़या पेश आया, जब पुलिस ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने गोलियां मारकर अरशद शरीफ को मगाड़ी के इलाके, जो कि नायरोबी से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, वहाँ पर हलाक किया। पुलिस के बयानात बदलते रहे। एक दावा उनका ये था कि गाड़ी जो है मर्सिडीज स्प्रिंटर, वो हाईजैक की गई और उसके अंदर मुबैना तौर पर बच्चा मौजूद था। लेकिन फैक्ट फोकस और VOA उर्दू की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है, क्योंकि जो मर्सिडीज स्प्रिंटर जिसकी पुलिस को इत्तला मिली थी, उसके मालिक जो हैं डगलस कुमायो, उनके इंकशाफात सामने आए हैं और उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट जो फैक्ट फोकस को दी है, उसके मुताबिक उनकी जो गाड़ी, जिसकी इत्तला पुलिस को मिली थी, और फिर ये सवाल उठाया जा रहा था कि लैंड क्रूजर को मर्सिडीज स्प्रिंटर से आप कैसे मिक्स कर सकते हैं। उनके बयान के मुताबिक, रिटन बयान के मुताबिक उनका ये कहना है कि उनकी 23 अक्टूबर को वो अपने बेटे, जो कि 28 साला डंकन है, उनके साथ वो अपने मर्सिडीज स्प्रिंटर में शॉपिंग के लिए गए थे। जब वो वापस आए तो उनको ना उनकी गाड़ी थी और ना ही उनका 28 साला बेटा था। फिर उन्होंने 20 मिनट तक अपने बेटे से राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता नहीं हुआ, तो तब उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। और जब उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, उनकी गाड़ी में जो है ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद थी, गाड़ी को ट्रैक किया जा रहा था, पुलिस उनके साथ मौजूद थी उनके बकौल, और लम्हा बलम्हा गाड़ी को लोकेट किया जा रहा था। और 9:30 PM 23 अक्टूबर को उनकी गाड़ी केसराइन से बरामद हुई, बाजियाब हो गई। पुलिस उनके साथ मौजूद थी, उनका बेटा वहाँ पे गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को, अब ये जो केसराइन इलाका है, ये लिटरली नायरोबी से बहुत चंद किलोमीटर के फासले पर है, जबकि पुलिस की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मर्सिडीज स्प्रिंटर को मिस्टेकन आइडेंटिटी का उन्होंने कहा था, लेकिन अरशद शरीफ को मगाड़ी यानी 100 किलोमीटर दूर नायरोबी से 10 बजे 23 अक्टूबर को गोलियां मारकर हलाक साहब, आप माफ करिएगा, आपकी बात मैं यहाँ काट रही हूँ। वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू मारिया, क्या आपको भी कुछ इस तरह की इत्तलात मिली है कि क्लोज रेंज से फायरिंग हुई है अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पे? जी, इस तरह के इम्कानात यहाँ पे जो सहाफ़ती हल्के हैं वो कह रहे हैं कि फायरिंग जो है वो क्लोज रेंज से हुई है, क्योंकि दाएं तरफ से फायरिंग हुई है और उनका जो खून है वो, अगर आप गाड़ी की तस्वीर देखें तो वो राइट जानिब जो है उनका सर जो है गिरा और वहाँ पर ब्लड है। तो मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि मैंने भी फिल्म्स की रिपोर्ट हासिल की थी, और मैंने जब यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उनका भी यही अंदाजा है कि जिस तरह से उन्हें शॉट लगा है और जिस तरफ वो गिरे हैं और जिस तरह से उनको गोली जहाँ से चलाई गई है, उससे यही लगता है कि क्लोज। जी बिल्कुल ठीक है। जी मारिया साहिबा, ऑब्वियसली गुज़श्ता रात ये हम कह सकते हैं दावा सामने आया है, कुछ तस्वीर भी दिखाई गई अरशद शरीफ साहब के, कहा कि ये उनकी तस्वीर थी। क्या आप लोगों को भी कुछ इस तरह का अंदाज़ा था ARY पे, जिस तरह के दावे किए गए गुज़श्ता रात एक टेलीविज़न चैनल पर? अरफा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज मैं ना वो वल्चर्स होते हैं, जो गिद्ध होते हैं ना, उनके बिहेवियर पैटर्न के बारे में पढ़ रही थी, और मुझे उसमें एक जो बात पता लगी वो ये है कि इवन जो गिद्ध है ना, वो भी जो अपने मुर्दार भाई को छोड़ दिया करते हैं, वो भी अपनी जो काइंड है, अपनी जो किस्म है, उसको नोच नोच के नहीं खाते। लेकिन मुझे माजरत के साथ कहना पड़ा है अरशद साहब की, जब से उनकी कत्ल की का वाकया हुआ है, जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर सामने नजर आ रहा है, उसके बाद मुझे शर्मिंदगी होती है। कल जो तस्वीर दिखाई गई वो टेलीविजन पे ना दिखाई जाती तो एक ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर सहाफत होती, क्योंकि खास तौर पे अरशद की बीवी, उसके बच्चे और उसकी वालदा साहिबा को इन चीजों के बारे में मालूमात नहीं थी। अगर आपने स्टोरी ब्रेक करनी है, जो मेरे नजदीक एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि अरशद पे टॉर्चर हुआ, तो वो जरूर कीजिए। आप दस्तावेजी शहादत दिखा सकते हैं, आप स्लाइड्स बना के, पॉइंटर्स बना के टीवी पे चला सकते हैं, लेकिन वो तस्वीर दिखाना किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं था। उसके कुछ ही देर बाद उन एंकर ने और उनके टेलीविजन नेटवर्क ने वो वीडियोस हटा दी,
और उन्होंने फिर ट्वीट की कि मेरे इस सेगमेंट की वजह से लोगों को तकलीफ पहुंची है, हालांकि मेरे दिल में तो यही था कि अरशद को इंसाफ दिलाएं। उनको मालूम था जानबूझ के कि वो क्या कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी क्या शॉक वैल्यू होगी, और जब घर वाले जो रिपोर्ट मांग मांग के थक गए हैं उनको नहीं दी जाती और टेलीविजन स्क्रीन पे जब ये ब्रेक की जाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर हमें वो ये बताते हैं जी कि नहीं नहीं ये बहुत अरशद के बेस्ट इंटरेस्ट में उन्होंने काम किया है, एटलीस्ट ये मेरा दिल तो मानने को तैयार नहीं है। हैविंग सेड दैट, जितनी तशवीश पाकिस्तानी मीडिया में अरशद शरीफ के केस को लेकर होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि ये एक टेस्ट केस है आरफा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुआ कि कोई सहाफी अपना काम करते हुए मारा गया है। और अब मैं बड़े हैवी दिल के साथ, बड़े भारी और बोझल दिल के साथ ये आपको बता दूं कि ये आखिरी वाकया भी नहीं होगा। अरशद के केस को सहाफी बरादरी कितनी इंटेग्रिटी, कितनी सेंसिटिविटी और कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ ट्रीट करती है, ये हमारा भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। और हमारे बाद आने वाले जो भी नस्लें हैं जिन्होंने सहाफत करनी है इस मुल्क में और मौजूदा लौट, उनकी भी बका की जंग है ये आरफा। खाली अरशद की बका की जंग नहीं है। आज जो लकीर के उस पार खड़े हैं, इस बात का कब वक्त बदलते देर लगती है, क्या पता कल को वो लकीर किस तरफ हो और फिर खुदा ना खास्ता उनके लिए आवाज उठानी पड़ जाए। तो खुदा के लिए अपने जो भाई बेटी बंद भाई होते हैं उनके लिए खड़ा होना सीखे। कीनियन मीडिया इतने चुपते हुए सवाल पूछ रहा है कि भाई क्या हमारी ममलिकत, हमारी सरजमीन एक ऐसी सरजमीन होगी जहाँ पे बाहर से जब सहाफी आए करेंगे तो उनको इस तरह मार दिया जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह के चुपते हुए सवाल कि भाई पाकिस्तान से एक सहाफी छोड़ के क्यों गया और हमें कैसे इंश्योर करें कि उसको इंसाफ मिले और दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल सही। इस पे कोई डिबेट होती दिखाई नहीं दे रही है। मुझे शर्मनाक बात है। गुफ्तगू करें इरम अब्बासी साहिबा से, जो केन्या से हमें ज्वाइन करी हैं, और हमारे साथ मौजूद है मारिया मेमन साहिबा। हम इन दोनों से बात करें अरशद शरीफ साहब का की जो हलाकत का वाक़या है। इरम साहिबा, ऑब्वियसली आपने सुनी जो गुफ्तगू मारिया साहिबा ने की। आपने जिक्र किया कि आपके पास भी ऑटोप्सी रिपोर्ट है, क्या उसमें भी कोई तशद्दुद के हवाले से कोई बात की गई है जो केनियन अथॉरिटीज़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है? जी, पहले तो केनियन अथॉरिटीज जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे भी नहीं रही थी, लेकिन जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है जिसकी वो कितनी एक्यूरेट है वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो मैंने पैथोलॉजिस्ट से भी यहाँ पर बात की, डॉक्टर्स को भी दिखाई। वहाँ उस पर टॉर्चर के बारे में इस हवाले से कोई बात नहीं की गई है। और बल्कि जैसा कि आप जानती हैं कि यहाँ की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि नहीं बताया गया था कि जो है बुलेट को किस तरह की ऑटोप्सी जब होती है जिसका मतलब है कि आपको बॉडी से सारे जरात निकालने पड़ते हैं। तो इसकी रिपोर्ट पे हमने देखा कि मुतज़ाद बात सामने आई कि उनके अभी भी कोई मेटल के फ्रेगमेंट्स जो है वो अरशद शरीफ की बॉडी से मिले थे, लेकिन बराह रास्त या ऑटोप्सी जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, मेडिकल अथॉरिटीज़, जो चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं यहाँ के, वो खुद जो है ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी तक उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उनके पास चंद ही कॉपीज़ थी जो कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को दी हैं और एक को दी हैं, लेकिन इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। मारिया साहबा, क्या आपके पास ये जो ऑब्वियसली एक तरफ तो ये अब तफसील इसकी होपफुली जो प्रोग्राम तो है वो आज जैसे आपने कहा कि वो उन्होंने ऑनलाइन हटा दिया है, बट होपफुली जो वालदा साहिबा की एप्लीकेशन है उससे ही अब हमें तफसील इसके हवाले से मालूम होगी कि ये जो तशद्दुद की इतलात है इनमें कितनी सच्चाई है कि नहीं। इज़ देयर एनी प्रोग्रेस ऑन दैट केस? जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में गई हुई है पोस्टमार्टम के हवाले से फैमिली की तरफ से? आरफा 15 तारीख यानी कि इस महीने की 15 तारीख को अदालत ने अगली उसकी तारीख डाली थी और उसमें कहा गया था कि केस को आगे सुना जाएगा, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि आज या कल में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट फैमिली को हैंड ओवर मोस्ट प्रॉब्ली कर दी जाएगी। और मेरा ख्याल है कल जब टेलीविजन पे ये चल गई है, वो तमाम मुल्क ने वो तस्वीर देख ली हैं, तो उसके बाद भी थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्ड हुआ है। तो गालिबन ये कभी इम्कान है कि 24 से 48 घंटों में फैमिली को भी वो रिपोर्ट दे दी जाएगी। लेकिन देखें ना, यही तो मुल्क आलमिया है यार। अब एक खानदान जो कि लीगल एयर है बाय द बुक जाके वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता है। अवल तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए था, उनके लिए जो बाकी की मंजिलें उनको आसान करना चाहिए था। एक माँ को पहले इंतजामिया के पास, फिर तिम्स अस्पताल के पास, फिर अदालत के पास जाके अपने बेटे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके धक्के नहीं खाने चाहिए थे। और उसके ऊपर मजीद इंसल्ट टू इंजरी ये थी कि आपने उसको टेलीविजन पे लीक कर दिया। तो हमें तो हुकूमत की इसके ऊपर जो पूरी नीयत है उससे बहुत ज्यादा शक है, क्योंकि पहले दिन से जितने उनके मौकफ बदले हैं, जितने ज्यादा उनके इस हवाले से कंट्रोवर्शियल बयानात आए हैं,
अभी वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो है यहाँ से उड़ा ही नहीं था केन्या के लिए, उससे पहले ही हतमी तौर पे जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन के जो इल्जामात लगा दिए गए एयरवाई की इंतजामिया के ऊपर ही, तो उस पे हमारे बहुत संगीन खदशात हैं। और इसी वजह से जो तहकीकात जिस तरह की से जा रही हैं उस पे एयरवाई की इंतजामिया का भी अदम इत्मीनान है। हमने लिखा है हमारे सीईओ ने कि भाई एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी बॉडी के की सुपरविजन में ये तहकीकात होनी चाहिए। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी यही लिखा है, जो उनकी आपने तहकीकी वो पढ़ा होगा कि उनको भी पाकिस्तान में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होती दिखाई नहीं दे रही है। अभी आप देखिए ना कि जिस तरह के ये पिछले 2 हफ्तों के अंदर इवन जो ऑप्टिक्स के लिए ये भी नहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा कि भाई ऑप्टिक्स कर ले, या एक परसेप्शन ऑफ फेयरनेस हो, वो भी नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया तो बनाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने मत निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।